चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो क्या कर रहे थे अपन लास्ट क्लास में? कहाँ पे थे अपन लास्ट क्लास में? रोल्स थ्योरम है ना, रोल्स थ्योरम पे थे अपन। ठीक है ना। चलिए, तो रोल्स थ्योरम के आगे से अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रोल्स थ्योरम में कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। रोल्स थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ठीक है। अब उसमें ना जैसे एक और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और अपन करते हैं रोल्स थ्योरम पे। कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं रोल्स थ्योरम में। बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल 3a plus 2b plus 6c is equals to 0. टू ए प्लस 3b प्लस 6c इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल्स टू 0, राइट। देन इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 have at least one root in interval 2a plus 3b plus 6c equals to 0, then equation ax square plus bx plus c is equals to 0 have at least one root in interval। फिर लेट्स से कुछ इंटरवल गिवन है आपके पास ऑप्शन में, 0 से 1, 1 से 2 गिवन है। ठीक है, -1 से लेकर 0 गिवन है। ठीक है, और ये -2 से लेकर -1 आपको गिवन है। ठीक है, 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल्स टू 0। तो अपने को बताना है कि इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का एटलीस्ट वन रूट किस इंटरवल में लाई करेगा। इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट किस इंटरवल में लाई करेगा? 0 से 1 में लाई करेगा, 1 से 2 में लाई करेगा, -1 से 0 में लाई करेगा, -2 से लेकर -1 पे लाई करेगा। किस इंटरवल में लाई करेगा? ठीक है। अब देखो, आप ऐसे ही क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन सिंपल, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि रोल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ है क्वेश्चन, है ना। सिंपल क्वेश्चन लगेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन लगेगा। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि रोल्स थ्योरम टाइप का कुछ क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, फिर अपन कैसे इसको कंक्लूड करेंगे, किस टाइप की प्रॉब्लम रोल्स थ्योरम में एप्लीकेबल होती है। जैसे आप एक बार मैं वापस से रिकॉल कराता हूं आपको रोल्स थ्योरम में, कि रोल्स थ्योरम पे अपन ने क्या पढ़ा था कि fx एक फंक्शन है, x बिलोंग्स टू a टू b में। ठीक है, कंटिन्यूअस, सर वो वीडियो देखो था। हाँ नहीं, वो बंद हो गया था, एक्चुअली वो बंद हो गया था, मीटिंग एग्जिट हो गई थी, पता नहीं शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अभी सही दिख रहा है क्या? अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? वीडियो दिख रहा है क्या? यस सर। है ना, ठीक है, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ। हाँ, तो देखो पॉइंट मैं बता रहा था कि रोल्स थ्योरम का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि लेट्स से
कि रोल्स थ्योरम क्या बताता है कि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी में अपन ने क्या बोला था कि कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और थर्ड एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, ठीक है। तो there will be at least one value of x, at least one value of x that is equals to c for which f dash equals to 0. इसका मतलब आप ध्यान से देखकर ये बता सकते हो ना कि f dash equals to 0 का मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, f dash equals to 0 का इनडायरेक्टली मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि f dash x is equals to 0 का एक रूट, f dash x is equals to 0 का एटलीस्ट एक रूट x इज इक्वल्स टू c होगा। f dash x इज इक्वल्स टू 0 का भाई रूट मतलब क्या, जो उसको सेटिस्फाइड कर दे। तो एक तरह से अपन इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं रोल्स थ्योरम में कि f dash x इज इक्वल्स टू 0 का एटलीस्ट वन रूट a से लेकर b के इंटरवल में आएगा, ठीक है, a से लेके b के इंटरवल में आएगा, a एटलीस्ट एक रूट, ठीक है। वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? पार्थिव बोल रहा लैग हो रहा है, वीडियो ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही है, पहले हो रहा था। सही तो है, अब तो सब बोल रहे हैं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार हाँ सर पहले हो रहा था। अच्छा ठीक। तो पॉइंट यही है कि अपना जो लास्ट स्टेटमेंट है, यदि आप उस स्टेटमेंट को वापस से पढ़ें तो वो स्टेटमेंट सिंपली ये बोलता, भाई अपन ने क्या स्टेटमेंट लिखा था कि देयर विल बी एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी इन ओपन इंटरवल a to b फॉर विच f dash c is equals to 0। यही बोला था ना अपन ने, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलना चाह रहा हूं कि a से लेकर b के बीच में f dash x is equals to 0 का एक रूट है, x equals to c is the root of f dash x equals to 0, f dash x equals to 0। अब वो f dash x जो भी इक्वेशन बनेगी, है ना, जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ही बने, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि पॉलिनोमियल ही बनेगी या क्वाड्रेटिक ही बनेगी या क्यूबिक ही बनेगी, कोई भी इक्वेशन बन सकती है, ठीक है, मिक्स टाइप की कोई इक्वेशन हो सकती है, पर जो भी आपका f dash x होगा उसका एक रूट, f dash x का एक रूट क्या होगा, x इक्वल्स टू c होगा, जो कि a से लेकर b के बीच में आएगा, a से लेकर b के बीच में आएगा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल a से लेकर बीच में एटलीस्ट वन रूट आएगा आपका, है ना। देखो रोल्स थ्योरम क्या है कि अपन सारी कंडीशन चेक कर रहे हैं fx पे, आपने कंटिन्यूटी fx की चेक करी, डिफरेंशिएबिलिटी आपने fx की चेक करी, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b आपने fx पे चेक करा, लेकिन आप जो कंक्लूजन बता रहे हो वो fx का नहीं बता रहे हो, आप कंक्लूजन किसका बता रहे हो, आप कंक्लूजन किसका बता रहे हो, आप कंक्लूजन बता रहे हो f dash x का, f dash x का आप कंक्लूजन बता रहे हो, दिस इज द मीनिंग। तो इसलिए अब इससे अपन क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन में कैसे यूज करना है कि यदि आपके पास आपको किसी इक्वेशन के रूट्स का कंक्लूजन निकालना है, आप ध्यान से समझना, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यदि मैं रोल्स थ्योरम लगाना चाहता हूं तो रोल्स थ्योरम में मुझे पता है fx के बारे में तो मुझे कुछ पता लगता ही नहीं है, मुझे पता किसके बारे में लगता है, f dash x के बारे में पता लगता है, जो रूट मुझे पता लगता है वो fx का नहीं पता लगता है, किसका पता लगता है, f dash x का पता लगता है। तो सर क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? हाँ एग्जैक्टली, तो इसलिए यदि आपको किसी पे रोल्स थ्योरम लगा के उसके रूट्स के बारे में कंक्लूजन निकालना है तो आपको अपना डेटा कुछ ऐसा सेट करना पड़ेगा कि वो जो इक्वेशन है या जिसके रूट के बारे में आपको बताना है वो f dash x बने, वो f dash x बने, क्योंकि fx के बारे में तो मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा, दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अभी इस क्वेश्चन की मैं बात करूं कि 2a plus 3b plus 6c equals to 0, इसमें कंडीशन दे रखी है 2a plus 3b plus 6c equals to 0, है ना, और इक्वेशन के रूट के बारे में बोल रहा है, ठीक है, इक्वेशन के रूट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक हिंट मैं आपको देता हूं, रोल्स थ्योरम पे जनरली जितनी प्रॉब्लम अभी तक आईआईटी में आई हुई है, ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमें कैसा पता लगेगा कि रोल्स थ्योरम लगाना है, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, करेक्ट,
रोज थ्योरम पे जितनी भी प्रॉब्लम अभी तक आईआईटी में आई है, एक चीज बस अपने को हिंट देती है कि अपन रोज थ्योरम यूज करें। ठीक है, क्या? एटलीस्ट वन रूट। कि रोज थ्योरम से अपने को क्या है, रोज थ्योरम से अपने को एटलीस्ट वन रूट के बारे में पता लगता है। रोज थ्योरम से अपने को एटलीस्ट वन रूट के बारे में पता लगता है रोज थ्योरम से, है ना? दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक, तो अब समझना, देखो मैं क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करूंगा। मैं अपना एफ लूंगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है क्यों लेंगे? ताकि ये एफ डैश एक्स बन जाए, ये एफ डैश एक्स बन जाए। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स। ये मैंने एफ एक्स मान लिया, ए एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स। ठीक है ना? मतलब आप बोलो कांस्टेंट लगाना तो लगा सकते हो, मतलब मैंने तो अपनी मर्जी से मान लिया, ओरली इसका इंटीग्रेशन करके, ओरली इसका इंटीग्रेशन करके। ठीक है, राइट नाउ अब दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि सर अब ये कैसे पता लगे कि कौन से इंटरवल में रोज थ्योरम लगानी है, क्योंकि वो तो अपने को ऑप्शन से निकालना ही है। बिल्कुल सही बात है, कैसे पता लगेगा अपने को कौन से इंटरवल्स में अपने को रोज थ्योरम लगानी है? तो मैंने सोचा कि यदि मैं कोई भी इंटरवल मानता तो मेरी पहली और दूसरी कंडीशन तो हर इंटरवल में सेटिस्फाइड हो जाती ना। क्यों होती? क्योंकि एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप कोई भी इंटरवल में रोज थ्योरम लगाते, हर इंटरवल में एफ एक्स को मैं कंटिन्यूस बोल सकता था, हर इंटरवल में एफ एक्स को मैं डिफरेंशिएबल भी बोल सकता था, तो वो तो प्रॉब्लम आती ही नहीं। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या आती? फिर प्रॉब्लम आती थर्ड वाली। थर्ड पॉइंट डिसाइड करेगा, थर्ड पॉइंट डिसाइड करेगा कि आपको रोज थ्योरम किस इंटरवल में लगानी है, जिस वैल्यू के लिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाए। अब थोड़ा सा हिंट आप ऑप्शन से लगा सकते हो कि मुझे इन चारों में से कोई एक इंटरवल मुझे लेना है रोज थ्योरम के लिए, और दूसरा हिंट मुझे यहां से मिलेगा 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 से। यदि मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, इसको 6 से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास आएगा a बाय 6, सॉरी a बाय 3 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 1 इक्वल टू 0। तो आप बता सकते हैं कि यदि मैंने इसको fx माना है तो ये वैल्यू क्या हो रही है? a बाय 3 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 1 इक्वल टू 0। यदि इसको अपन ने fx माना तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है? f ऑफ, बताओ, 1/3 है a बाय 3 b बाय 2 x की इक्वल टू क्या रखने पे ये आएगा? f ऑफ 1, f ऑफ 1। ठीक है, मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई है। और आप बता सकते हो कि इसमें कौन सी वैल्यू रखने पे ये और 0 आ रहा है? एक और वैल्यू मुझे दिख रही है जिसमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये 0 आ रहा है। किस पे 0 आ रहा है? f ऑफ 0 पे। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि मुझे रोल्स थ्योरम किस इंटरवल में लगानी चाहिए? 0 से लेके 1 में लगानी चाहिए। तो 0 से 1 में जब मैं रोल्स थ्योरम लगाऊंगा, मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड एंड थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, आई के नहीं सीक्वेंसिंग समझ में, मतलब थर्ड कंडीशन को देखकर मैंने इंटरवल डिसाइड करा कि अच्छा ये हो रहा है। तो आप समझ रहे हो कि सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड था। भाई एफ ऑफ 0 तो 0 आ ही गया था, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड था। ये एफ ऑफ 1 बनता तो इंटरवल 0 से 1 हो जाता, वो एफ ऑफ -1 बनता तो इंटरवल 0 से -1 हो जाता, वो एफ ऑफ 2 बनता तो इंटरवल 0 से 2 हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे रोल्स थ्योरम लग सकती है 0 से 1 में। यदि इस पे रोल्स थ्योरम लग गई 0 से 1 में, तो मैं लिख सकता हूं देन देयर विल बी at least one value of x in 0 to 1 for which f dash x equals to 0,
और एफ डैश एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए। तो एटलीस्ट एक रूट किस इंटरवल में लाई करेगा, 0 से लेके 1 के इंटरवल में लाई करेगा। बोलो सर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, है सर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन लगेगी। बस कंडीशन तो लगानी है ना, बिना उसके तो रोज कंडीशन तो तीनों लगेगी। पर फर्स्ट सेकंड कंडीशन की प्रॉब्लम मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे पता था पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कोई भी इंटरवल में लूंगा तो उसमें कंटिन्यूअस होगा और उसमें डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए अच्छा। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ठीक है, मुझे दिक्कत केवल थर्ड कंडीशन पे थी। ठीक है, तो दिस इज द मेन पॉइंट। आई की नहीं बात समझ में, बताओ। सर ये कैसे पहचानो, मेरे को समझ में नहीं आया कि 0 से 1 में ही लगेगा। इसको देख के भाई, रोज थ्योरम में आप थर्ड कंडीशन क्या लेते हो, f of a is इसको equals to f of b। है ना। तो जैसे ये था, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना, इसको यूज यस सर। तो ये इसको मैंने 6 से डिवाइड करा ना, तो ये f ऑफ 1 बन गया। तो मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन में f ऑफ 1 0 दे रखा है, तो एक पॉइंट तो मतलब एक f ऑफ a या f ऑफ b में एक पॉइंट a हो गया, और एक वैल्यू मुझे डायरेक्ट समझ में आ गया कि f ऑफ 0 भी 0 हो रहा है। तो मतलब मैं जब 0 से 1 में लूंगा तो उसमें मेरी रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। यस सर। लिख लिया। यस सर। हाँ, वो इंटीग्रेशन करके ही पता चलता है इस वाले केस में, है ना। और भी मतलब बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ये एक पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी, है ना। और मैं बताता हूँ, देखो इसमें और कैसे कैसे अपन सोच सकते हैं। जैसे एक दो कंक्लूजन तो मैं फिक्स बता देता हूं आपको कि इफ, ये तो फिक्स कंक्लूजन है तो लिख लेना, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैव एन रूट, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैव एन रूट, देन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 will have at least n minus 1 real root. If fx equals to 0 have n real root, then f dash x equals to 0 will have at least n minus 1 real root. Okay, where y is equals to fx continuous and differentiable function. If fx equals to 0 have n real roots, then f dash x equals to 0 will have at least n minus 1 real root. ठीक है, और y equals to fx have continuous and differentiable function. y equals to fx जो है वो continuous और differentiable function होना चाहिए। ठीक है, देखो अब ये कैसे पता लगाया अपन ने, रोल्स थ्योरम, सारी रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन है ये। ठीक है, और इसका एक रिवर्स पॉइंट भी मैं बताता हूँ, रिवर्स पॉइंट भी बताता हूँ मैं, है ना, कि f
f dash x equals to 0 have n real roots, then fx equals to 0 have at most n plus 1 रियल रूट्स, और इसमें भी वही fx जो है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल के लिए तो हमेशा लग गया, क्योंकि पॉलिनोमियल तो हमेशा ही होता है, तो पॉलिनोमियल के लिए तो हमेशा ही लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। f dash x equals to 0 have n real roots, then fx equals to 0 have at most n plus 1 real roots। ठीक है, कैसे? देखो अब ध्यान से समझना। लेट्स से मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं कि fx is equals to 0 have n real roots, करेक्ट? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ठीक है। Let's say this is alpha 1, this is alpha 2, this is alpha 3 up to, let's say this is alpha n, this is alpha n minus 1, ठीक है। ये fx के रूट है, तो इसका मतलब f of alpha 1 is equals to f of alpha 2 is equals to f of alpha 3 is equals to f of alpha n is equals to 0 हो जाएगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई कि मैंने एक फंक्शन fx माना जो कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, या पॉलिनोमियल के अलावा भी कुछ और हुआ जो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है वो भी आप ले सकते हो, है ना। fx यदि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसके n रियल रूट्स हैं, मैंने मान लिया कि दिस इज द n रियल रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n, तो f ऑफ अल्फा 1 इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा 2 इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा 3, ये 0 हो गया अपने पास। सर कैसे होगा 0? रूट है, रूट का मतलब क्या होता है बेटा? n रियल रूट है, रूट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब जो रियल हो है, ये होता है ना कि अल्फा 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, रूट का मतलब तो यही होता है। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब आप ध्यान से सोचो, तो यदि मैं अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 की बात करूं, अल्फा 1 से लेकर अल्फा 2 के एक इंटरवल की बात करूं, तो मैंने ये तो बोला ही है कि fx जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, ठीक है, और f ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा 2 भी हो गया, इज इक्वल्स टू 0 हो ही रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि अल्फा 1 से लेकर अल्फा 2 के बीच में रोल्स थ्योरम लगेगा, अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि अल्फा 1 से अल्फा 2 के बीच में रोल्स थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो यदि अल्फा 1 से लेकर अल्फा 2 के बीच में रोल्स थ्योरम लगेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि देयर विल बी एटलीस्ट वन रूट और वन वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f डैश x इक्वल्स टू 0 होगा। अल्फा 1 से अल्फा 2 के बीच में एटलीस्ट वन रूट होगा, वन वैल्यू होगी, वन वैल्यू बोलो, वन रूट बोलो, अल्फा 1 से अल्फा 2 के बीच में। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है इस स्टेटमेंट में? नो सर। तो सर बस यदि इतनी बात समझ में आ गई तो मैं अब आपसे ऐसा बोल सकता हूं ना कि जो बात आपने अल्फा 1 से अल्फा 2 के लिए बोली है, सेम बात अपन अल्फा 2 से अल्फा 3 के लिए भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी f ऑफ अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा ऑफ अल्फा 3 हो रहा है और आगे की भी सारी चीजें एज इट इज है। तो इसका मतलब अल्फा 2 से लेके अल्फा 3 के बीच में भी एक बार रोल्स थ्योरम लग सकता है, लग सकता है कि नहीं लग सकता? अल्फा 2 से अल्फा 3 के बीच में भी, और इसके लिए भी फिर मैं बोल सकता हूं कि अल्फा 2 से अल्फा 3 के बीच में भी एटलीस्ट एक रूट आएगा, और अल्फा 2 से अल्फा 3 के बीच में यदि एटलीस्ट एक रूट आ रहा है तो वो जो रूट आएगा वो इससे तो अलग ही आएगा ना। अल्फा 1 से अल्फा 2 के बीच में आ रहा होगा वो अल्फा 2 से अल्फा 3 वाले से तो अलग ही आएगा, क्योंकि इसका इंटरवल ही अलग है, उसका इंटरवल ही अलग है, ठीक है। तो ऐसे आगे तो बढ़ते सर ऐसा n-1 के लिए भी तो कैसे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे ना। तो ऐसे मेरे पास कितने इंटरवल बनेंगे, कितने इंटरवल बनेंगे? n-1 इंटरवल बनेंगे, n-1, n नहीं बनेंगे, समझ में आ रहा है ना? n-1 इंटरवल बनेंगे,
और हर इंटरवल में मैं आपसे बोल रहा हूं कि एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट, देखो स्टेटमेंट का बहुत ध्यान रखना, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एटमोस्ट, तीनों का मीनिंग बहुत अलग होता है और रोल्स थ्योरम में तो तीनों वर्ड्स का बहुत डिफरेंस है। एटलीस्ट की जगह आप एटमोस्ट लिख दोगे तो अलग बात हो जाएगी, एग्जैक्टली लिख दोगे तो अलग बात हो जाएगी, तीनों का मीनिंग अलग अलग है अपने पास, ठीक है। तो यहां किसकी बात करी थी अपन ने, एटलीस्ट की बात करी थी, तो इसलिए n-1 इंटरवल बन रहा था और हर इंटरवल में एटलीस्ट एक रूट आ रहा था, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कितने रूट आएंगे, एटलीस्ट n-1 रूट आएंगे, किसके किसके, f dash x इज इक्वल टू 0 के, क्योंकि हर इंटरवल में कम से कम एक रूट आ रहा है, हर इंटरवल में कम से कम एक आ रहा है। मेरे पास n-1 इंटरवल बने थे, तो हर इंटरवल में कम से कम एक रूट आएगा, तो n-1 इंटरवल में n-1 कम से कम रूट आएंगे, तो यही स्टेटमेंट मैंने बोला है। बोलो बच्चों, आई कि नहीं अब बात समझ में कहानी? यस सर, यस सर। है ना। तो बात बहुत सिंपल सी है, अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेना, अपन क्वेश्चन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। आपको यदि f(x) इक्वल्स टू 0 के जितने रूट्स बोल रहा है, तो f dash x इज इक्वल्स टू 0 के कम से कम उससे एक कम ज्यादा रूट आएंगे। मतलब क्या, आपने बोला कि f(x) इज इक्वल्स टू 0 के 3 रूट्स हैं, तो मैं बोलूंगा f dash x इज इक्वल्स टू 0 के एटलीस्ट 2, एटलीस्ट लगाने का ध्यान रखना, एटलीस्ट लगाने का ध्यान, यही बोला ना पॉइंट कि f(x) के जितने रूट होंगे f dash x इज इक्वल्स टू 0 के उससे एक कम रूट होगा, f dash x इक्वल्स टू 0 का उससे एक कम रूट होगा। तो जितने भी आप f(x) इक्वल्स टू 0 के बोलोगे, तो f dash x इक्वल्स टू 0 के उससे एक कम रूट होगा, एटलीस्ट एक कम होगा। बोलो बच्चों, क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो, तो अब ये वाली बात क्लियर हो गई, तो मैं सेकंड वाले पॉइंट पे आता हूं। सेकंड वाला पॉइंट एक तरह से इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा सेकंड वाला पॉइंट। ये बोलता है कि इफ f dash x इक्वल्स टू 0 हैव n रियल रूट्स, है ना, कि यदि f dash x इक्वल्स टू 0 के n रियल रूट्स हो गए, देन fx इज इक्वल्स टू 0 हैव एट मोस्ट n+1 रियल रूट्स, कि fx इज इक्वल्स टू 0 के एटमोस्ट n+1 रियल रूट्स होंगे, n+1 एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, एटमोस्ट मतलब क्या, मैक्सिमम, है ना। तो अब की बार वो क्वेश्चन में बिल्कुल इसका रिवर्स स्टेटमेंट बोल रहा है ना। अब आप ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि उसने बोला कि f dash x इज इक्वल्स टू 0 के n रूट्स आ रहे हैं, है ना। अब इसका मतलब मैं बताऊं आपको, एक्चुअली क्या होता है कि रोल्स थ्योरम रिवर्स नहीं लगता है, रोल्स थ्योरम रिवर्स एप्लीकेबल नहीं है। रिवर्स एप्लीकेबल नहीं होने का मतलब क्या है कि आपने बोला कि f(x) कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, f of a बराबर f of b है, तो एटलीस्ट वन रूट होगा f dash x इक्वल्स टू 0 का a से लेकर b के बीच में, है ना। लेकिन बिना उन तीन कंडीशन के सेटिस्फाइड हुए भी f dash x इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है a से लेकर b के बीच, बिना वो तीन कंडीशन। कौन सी तीन कंडीशन? कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी और f of a इज इक्वल्स टू f of b। बिना उन तीन कंडीशन के सेटिस्फाइड हुए भी मेरे पास f dash x इक्वल्स टू 0 आ सकता है ना। लेकिन उन तीन कंडीशन के साथ f dash x इक्वल्स टू 0 कंपल्सरी आएगा। बिना उन तीन के आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है, लेकिन उन तीन के साथ, उन तीन कंडीशन के साथ कंपल्सरी आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैंने कहीं पर f dash x इक्वल्स टू 0 बोला है, तो इट डजंट इंप्लाई कि आप रिवर्स, कि हाँ भाई f dash x इक्वल्स टू 0 आया है ना, तो इसका मतलब f(x) कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए,
डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन तीन कंडीशन के साथ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है, पर बिना उन तीन कंडीशन के भी, जैसे एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, मान लो मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, ये बनाया, अब यहां से लेके यहां तक बनाया। अब इस वाले इंटरवल में भी ए से लेके बी तक की यदि आप बात करोगे तो ए से बी के बीच में ये एफ डैश एक्स 0 वाला पॉइंट तो आ रहा है ना, लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। होलो सर्कल आ रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अभी मान लो आप ग्राफ बनाते हैं, यहां से लेके यहां तक ग्राफ बना देते आप। अब यहां से लेके यहां तक आप ग्राफ बनाओगे तो इसके बीच में भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो आ रहा है ना, लेकिन इसमें एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी तो नहीं आ रहा है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी तो नहीं आ रहा है। तो पॉइंट इज दैट कि जब वो तीनों कंडीशन लगती है तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 विल बी देयर फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। बट बिना उन तीन कंडीशन के भी वो चीज आ सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको कभी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 मिलता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रोल्स थ्योरम से ही आया होगा। ठीक है, हो सकता है बिना उसके भी वो एफ डैश एक्स, मान लो ऐसा वाला केस बनना तो भी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 तो आ गया, हालांकि रोल्स थ्योरम नहीं लग रहा था, लेकिन रोल्स थ्योरम यदि लग रहा है तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कंपलसरी आएगा ही आएगा। ठीक है, बस इसी चीज पर ये पूरा पॉइंट बेस्ड है सेकंड वाला, कि सेकंड वाला पॉइंट ये बोलता है कि इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हैव एन रियल रूट्स, कि आपने बोला कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के एन रूट्स हैं, मतलब एफ डैश अल्फा 1 0, एफ डैश अल्फा 2 0, एफ डैश अल्फा 3 भी 0 अप टू एफ डैश अल्फा एन भी 0, एन रूट्स है। ठीक है, तो आपने बोला कि ये एफ डैश ऑफ अल्फा 1 0 है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रोल्स थ्योरम से आया होगा, किसी रोल्स थ्योरम से आया होगा, है ना। तो रोल्स थ्योरम से आया होगा तो आपने बोला कि ये है, जैसे अभी अपन ने करा था, तो मैंने इसका उल्टा बोल दिया कि भाई कोई दो वैल्यू होगी, एफ ऑफ अल्फा, लेट्स से एफ ऑफ बीटा नॉट, बीटा 1 और एफ ऑफ बीटा 2, तो बीटा 1 और बीटा 2 में अपन ने रोल्स थ्योरम लगा के एफ डैश अल्फा 1 को 0 बताया होगा। ठीक है, पर ऐसा कंपलसरी तो नहीं था ना, हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। ठीक है, बिना उसके भी हो सकता है एफ डैश अल्फा 1 0 आ रहा हो। ठीक है ना, तो ये पॉइंट यही बोलता है कि इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हैव एन रियल रूट देन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैव एट मोस्ट, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यदि n+1 से ज्यादा रूट हो गए, मैक्सिमम, कम तो हो सकते हैं, कम तो हो सकते हैं, लेकिन यदि n+1 से ज्यादा रूट हो गए तो फिर ऊपर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरे पास एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के भी ज्यादा रूट आ जाएंगे। मान लो कि fx, आप बोलो कि नहीं fx के एटमोस्ट क्यों लिखा, मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि fx इक्वल्स टू 0 के n+2 रूट हो गए, तो फिर पहले वाला पॉइंट अपना ये बोलता है कि f डैश x इक्वल्स टू 0 के फिर कम से कम n+1 रूट तो होंगे, और अपन तो बोल रहे हैं कि n से ज्यादा रूट होने ही नहीं चाहिए इसके। तो आप बोलो फिर कि एटमोस्ट क्यों लगाया फिर अपन ने? एटमोस्ट मैंने इसलिए लगाया है कि यदि मेरे पास n+1 से कम रूट भी आ जाते तो भी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आने की पॉसिबिलिटी तो होती है ना, बिना रोल्स थ्योरम के भी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 तो आ सकता है ना, लेकिन यदि उससे ज्यादा बार रोल्स थ्योरम लग गई तो फिर रूट भी ज्यादा आ जाएंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? सेकंड वाली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो है, बोलो आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? इन ब्रीफ मैं ब्रीफ कर देता हूं दोनों पॉइंट का, सीधा सीधा आपको पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट वाला ज्यादा यूज होगा, सेकंड तो कम यूज होता है, लेकिन स्टेटमेंट तो मुझे दोनों याद रखने पड़ेंगे और बहुत ध्यान से याद रखने पड़ेंगे। सीधे सीधे मैंने बोला है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के जितने रूट होंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के कम से कम उससे एक कम रूट होंगे, उसके 4 तो इसके 3, उसके 3 तो इसके 2। रिवर्स बात नहीं करनी है मुझे,
रिवर्स बात करनी तो है, पर रिवर्स में मुझे अपना स्टेटमेंट भी चेंज करना है कि f डैश x इक्वल्स टू 0 के जितने रूट्स आएंगे, f डैश x इक्वल्स टू 0 के जितने रूट्स आएंगे, fx इक्वल्स टू 0 के उससे एक ज्यादा रूट आएंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम आपने बोला f डैश x इक्वल्स टू 0 के 3 रूट है, तो मैं बोलूंगा fx इक्वल्स टू 0 के मैक्सिमम 4 रूट हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 रूट हो सकते हैं। f डैश x इक्वल्स टू 0 के आपने बोला 6 रूट है, तो fx इक्वल्स टू 0 के मैक्सिमम तो 7 सर 0 के उससे कम भी हो सकता -1 है। -1 -1 कहां पे लिखा है -1? नहीं सर, अगर ऐसा रूट आया तो रूट तो कुछ भी है ना, वैल्यू की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वैल्यू से तो मतलब ही नहीं, अपन तो नंबर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। -1 आए, -2 आए, 0 आए, 7 आए, उसकी तो अपन बात नहीं कर रहे हैं। अपन तो नंबर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में बताता हूं आपको यूज कैसे करना है इसको। fx is twice differentiable function such that f of a plus f of b is equals to equals to 0. F of a plus f of b is equals to f of b plus f of c is equals to this equals to 0. Then find the minimum number of roots of equation fx f double dash x plus f dash x का whole square is equals to 0. A less than b less than c less than d. ठीक है, fx twice differentiable function है such that f of a plus f of b is equals to f of b plus f of c is equals to f of c plus f of d equals to 0 है। तो अपने को मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बताना है, ठीक है। और a लेस देन b लेस देन c लेस देन d दिया हुआ है, तो मैं ऐसा बोलूं क्या, a b c d f of a plus f of b is equals to 0। तो f of a plus f of b is equals to 0। तो f of a is equals to minus f of b है। इसका मतलब f of a को लेट से मैं पॉजिटिव मान लूं, तो f of b को नेगेटिव मानना पड़ेगा ना।
बिल्कुल ऐसे ही एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी 0 है, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ सी है। इसका मतलब एफ ऑफ बी को यदि मैं नेगेटिव मान लूं तो एफ ऑफ सी को पॉजिटिव मानना पड़ेगा ना। और बिल्कुल ऐसे ही एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ बी 0 है, तो एफ ऑफ सी को पॉजिटिव मान लें तो एफ ऑफ डी को नेगेटिव मानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब, और ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होता ही होता है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होता ही होता है। तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। डिफरेंशिएबल है तो शार्प एज बनाना नहीं है मुझे, कंटिन्यूअस है तो ब्रेक करना नहीं है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, fx इज इक्वल टू 0, ये किसका ग्राफ बनाया, fx। तो आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि fx इज इक्वल टू 0 के कितने रूट्स आ रहे हैं। fx इज इक्वल टू 0 के कितने रूट्स आ 2 रहे हैं। 3 रूट्स आ रहे हैं ना, 3 बार ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो सर 2 बनाएंगे ना, हैं 2 बनाएंगे ना, 2, क्या बोल रहे हो। 2 बनाएंगे ना, मतलब कि 2 रूट्स तो सर बनाएंगे 2 ना। हो जाएंगे रूट्स, 2 हो जाएंगे किसके 2 हो जाएंगे। सर, वो n-1 होंगे ना। हाँ, एफ डैश एक्स के होंगे ना, पर अपने यस को एफ डैश एक्स का नहीं बताना ना, अपने को तो इस पूरी इक्वेशन का बताना है ना। अभी ध्यान से लिख लो। यस सर, यस। हाँ, वहां की बात सही है कि इसके अपन ने 3 रूट बोले हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के 2 रूट हो जाएंगे, है ना। लेकिन अपने को एफ डैश एक्स का नहीं बताना ना, अपने को तो क्वेश्चन तो पढ़ो पूरा। क्वेश्चन में किसका पूछा है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर का पूछा है। ये समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है इसमें। ये कुछ चीज लिखी हुई है, ध्यान से देख के बता सकते हो मेरे। फिर मैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचूंगा उससे, क्योंकि मुझे तो इसके रूट्स के बारे में बताना है। मुझे एफ एक्स का रूट पता लग गया, एफ डैश एक्स के मिनिमम रूट्स पता लग गए, तो इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स और रोज फॉर्म लगेगा, उसका हिंट यहीं से लगेगा क्योंकि उसने मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स की बात करी है। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन किया है, ये लिखा हुआ है f डैश x f डबल। तो ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये वैसे तो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा, इसलिए मैं ओरली बता रहा हूं इसको। ठीक है, ये लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन। नहीं, आज अभी भी नहीं, रुक जाओ, एक बार पूरा समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है कि नहीं, दिख रहा है ये वाली बात। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एफ एक्स कॉन्स्टेंट, एफ डैश एक्स का आएगा एफ डबल डैश एक्स, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर हो गया ना। तो मैं ऐसा बोलूं, लेट्स से मैं एक फंक्शन मान लेता हूं, मैं एक फंक्शन मान लेता हूं gx। मैंने मान लिया कि gx है fx इनटू एफ डैश एक्स। तो ये जो हो गया, ये g डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया ना। बोलो बच्चों, आई बात समझ में। मैंने gx एक फंक्शन मान लिया, fx इनटू एफ डैश एक्स इक्वल एफ डैश एक्स, तो ये एक तरह से g डैश एक्स हो गया ना, इसका डिफरेंशिएशन नहीं ना g डैश। तो अब मैं कंक्लूजन कैसे निकालूंगा कि मैं पहले gx के रूट्स के बारे में पता लगाऊंगा और फिर g डैश x का एक कम, जो आप बोल रहे हैं। तो अब आप पहले मुझे ये बताओ कि gx मतलब fx इनटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। fx इनटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इसके कितने रूट्स होंगे। बोलो, त्रिलोक ने आंसर दिया है, और भी बच्चों बताओ। 5 कितने होंगे पार्थिव। 5 5 कैसे। सर 2 into 3 6 आएगा। यार 6 आएगा तो फिर 5 क्यों बोल रहे हो। सर एक कम का दे।
वो तो मैं तो n माइनस इसका बताओ ना, अभी उसको छोड़ दो, सीधा आंसर पे मत जाओ, पहले एक बार इसके तो बताओ मुझे कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के कितने रूट्स होंगे? 6। क्यों मल्टीप्लाई होगा? मतलब जैसे क्वाड्रेटिक है, तुम बताओ कि जैसे एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के, ये क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं, फिर एक क्यूबिक है, इसके 3 रूट होते हैं, तो अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हाँ। तो 6 आएंगे कि 5 आएंगे? दोनों को मल्टीप्लाई 6 आएंगे, 6 डिग्री की बनेगी 5। 5 आएंगे सर। है, 5 आएंगे ना यार, 5 सर, 5 आएंगे 3। अरे रूट का मतलब क्या होता है, जहां पे वो वैल्यू 0 हो रही हो, ये 3 जगह 0 हो रहा होगा, मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 पे 0 हो रहा होगा, और ये 2 जगह 0 हो रहा होगा, मान लेते हैं बीटा 1 बीटा 2 पे 0 हो रहा होगा। सर तो पहले सही तो बोला था। तुम तो उसका बता रहे थे ना 5, इसका कहाँ बताए थे? अच्छा अब ये बताओ आपकी, जैसे मैंने बोला कि 3 रूट्स इसके हैं 2 रूट्स इसके, और आपने बोल दिए 5 रूट्स, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि उन 3 रूट और 2 रूट में कोई कॉमन रूट हो? यस हो सर, सकता है हो सर, सकता है सर। हो सकता है सर। अलग अलग ही होंगे, ऐसा कोई कंक्लूजन है? नहीं, 5 अलग अलग होंगे। अरे अभी अपन ने जो इससे पहले जो मैंने पॉइंट बताया था, आप देखो मैंने कैसे डिराइव करा था, मैंने ऐसे डिराइव करा था ना कि भाई अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में मेरे पास एफ डैश एक्स का रूट आ रहा था। यदि एफ एक्स का रूट अल्फा 1 और अल्फा 2 था, तो एफ डैश एक्स का जो रूट आता है वो अल्फा 1 से अल्फा 2 के बीच में आता है ना, अल्फा 1 और अल्फा 2 तो नहीं आता ना, अल्फा 1 और अल्फा 2 कहां आता? तो यदि आप बोल रहे हो कि एफ एक्स के रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, तो एफ डैश एक्स के जो रूट आएंगे वो अल्फा 1 से अल्फा 2 के बीच में और अल्फा 2 से अल्फा 3 के बीच में आएंगे, वो कॉमन नहीं हो सकते। यदि आप रोल्स थ्योरम से एफ एक्स और एफ डैश एक्स के रूट्स के बारे में कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो वो रूट्स कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो अपन जहां पे एफ एक्स के रूट आए थे 2, उनके बीच में अपन ने एफ डैश एक्स के रूट बताए थे, ठीक है? तो इसलिए इसके कितने रूट्स होंगे? 5 रूट्स होंगे, और यदि इसके 5 रूट्स हैं, gx इक्वल्स टू 0 के 5 रूट्स हैं, तो g डैश x इक्वल्स टू 0 4। ये एटलीस्ट 4 4 रूट्स होंगे। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। उसने एटलीस्ट ही पूछा था, मिनिमम भी पूछा था उसने। बोला बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? यस सर। है ना, आंसर से मतलब मत रखो, देखो कोई एक एक चीज समझनी है आपको कि भाई ये इसका रूट था, ये इसका था, फिर अपन ने टोटल इसके इतने बोले। और आप ये चीज ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अपन ने जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के रूट्स का जो कंक्लूजन निकाला, अपन ने क्या बोला कि एफ एक्स के n रूट्स, एफ डैश एक्स के एटलीस्ट n-1, है ना, तो उसके जो n-1 रूट्स आएंगे वो उससे अलग ही आएंगे, क्योंकि अपन ने रोल्स थ्योरम से निकाला है ना। तो रोल्स थ्योरम से जो एफ एक्स के रूट निकलते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, और जो एफ डैश एक्स के निकलते हैं वो तो सेम होते ही नहीं है, इसलिए वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तीन रूट और 2 रूट कैसे आए? 3 रूट ये ग्राफ से 3 रूट आए। रोहित ये देखो, 1 2 3, ये पॉइंट तो याद है ना, कोई भी अपन ग्राफ बनाते हैं जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने रूट्स होते हैं। तो जब मैंने एफ एक्स का ग्राफ बनाया तो मुझे पता, और हमेशा अपने को उसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी देखो एक चीज और है, आप ये भी बोल सकते थे सर आपने यहाँ पे पॉइंट बनाया, यहाँ पे बनाया, आपने डायरेक्ट यू क्यों बना दिया? हो सकता था कि ग्राफ ऐसे 2 बार 3 बार कट करके जाता, ठीक है? तो अपन हर पॉसिबिलिटी अपने को क्या मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स निकालने चाहिए। तो अपन जो भी ग्राफ बनाएंगे या जितने भी कंडीशंस निकालेंगे उसमें ऐसा ग्राफ बनाएंगे या ऐसी कंडीशन सोचेंगे जिसमें मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स के बारे में पता लगता हो। तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट ज्वाइन करा है, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जिसमें मुझे मिनिमम रूट्स मिलते हैं। इसलिए तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के 3 रूट्स पता लगे थे, अभी जो मैंने पॉइंट लिखाया था उससे फिर मैंने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के 3 है, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के 2 होंगे। ऐसा
f is twice differentiable function such that f of 1 is equals to f of 3 is equals to f of 5. Then अब मैं इसमें ऑप्शंस लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है f डबल डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 3। बी ऑप्शन है f डैश x इक्वल्स टू 0 has at most 4 roots in 1 to 3। f double dash x equals to 0 for at least 1 x belongs to 1 to 5। f dash x equals to 0 for at least twice in x belongs to 1 to 5। ठीक है। f is twice differentiable function such that f of 1 equals to f of 3 is equals to f of 5, then f double dash x equals to 0 बोल रहा है for all x belongs to 1 to 3। ठीक है। f dash x equals to 0 has at most 4 roots is more than one correct option है भाई। एक से ज्यादा ऑप्शंस इसमें सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन। f dash x equals to 0 has at most 4 roots in 1 to 3। f double dash x equals to 0 for at least 1 x belongs to 1 to 5 and f dash x equals to 0 for at least twice in 1 to 5। ठीक है। चलो देखो, पहली बात तो उसने ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है। हाँ, पार्थिव ने सही आंसर दिया। ठीक है ना। अब सबसे पहला उसने मान लो मैं एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx मानता हूं। ठीक है, f of 1 इज इक्वल्स टू f of 3 दे रखा है और f of 3 इज इक्वल्स टू f of 5 भी दे रखा है। तो इसका मतलब मैं एक बार इंटरवल 1 से 3 मान लेता हूं और एक इंटरवल 3 से 5 मान लेता हूं। एक इंटरवल 1 से 3 मान लेता हूं और एक इंटरवल 1 से 5 मान लेता हूं। कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल है और f of 1 इज इक्वल्स टू f of 3 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही एक अपन मान लेते हैं कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और f of 3 इज इक्वल्स टू f of 5 दिया हुआ है। तो 1 से 3 में रोल्स थ्योरम लग सकती है, 3 से 5 में भी रोल्स थ्योरम लग सकती है ना। 1 से यस सर। 3 से 5 में भी लग सकती है। तो देयर विल बी एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, लेट्स से x1 मतलब c1 मान लेते हैं। एक वैल्यू 1 से 3 के बीच में आएगी। 1 से 5 के बीच में लग सकती क्या है? 1 से 5 के बीच में। अभी मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। 1 से 5 में भी तो लग सकती है, सही बात है। तो एक 1 से 3 में f dash c1 इक्वल्स टू 0 आ गया। फिर आपने बोला 3 से 5 में भी लग रही है, तो मान लेते हैं कि c2 बिलोंग्स टू 3 to 5, तो f dash c2 भी 0 आ रहा है, एटलीस्ट वन वैल्यू इसमें आ गई। अब एक पॉसिबिलिटी ये आई कि आपने बोला कि 1 से 5 में भी तो लग सकती है ना। बिल्कुल सही बात है। तो यदि 1 से 5 में लगी और f of 1 बराबर f of 5 भी है सही, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि देयर विल बी एटलीस्ट वन c, मान लेते हैं c3 बिलोंग्स टू 1 to 5 फॉर विच f dash c3 इज इक्वल्स टू 0। अब दिक्कत यह है कि c1 की वैल्यू 1 से 3 थी, c2 की वैल्यू 3 से 5 के बीच में थी। तो मुझे यह बात तो साफ साफ समझ में आ गई कि c1 और c2 तो डिफरेंट ही होगा, है ना। c1 और c2 तो अलग अलग होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं ये कैसे बताऊं कि c3 जो होगा, क्योंकि c3 आपने 1 से लेके 5 तक बोला है ना। तो आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि c3 1 से 5 है तो c3
ये C1 के बराबर नहीं हो सकता, या C3 जो है वो C2 वाला ही हो सकता है कि C3 जो है वो C1 ही हो सकता है कि जो C3 है वो C2 ही हो सकता है कि C3 उन दोनों से अलग भी हो। तो फिर तो अपने को तो एटलीस्ट की बात करनी है ना, कम से कम। तो मैं तो यही बोलूंगा कि हाँ भाई लग भी रही होगी रोल्स थ्योरम, लेकिन वो जो सी आया होगा वो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसलिए कभी भी जब अपन रोल्स थ्योरम लगाते हैं ना, तो आप स्पेशली 2-3 इंटरवल में जब अपन रोल्स थ्योरम लगाते हैं, तो अपन कभी भी इंटरवल कॉमन नहीं लेते। अपन इंटरवल का कोई भी पार्ट अपन कॉमन नहीं लेते। 1 से 3 लिया, 3 से 5 लिया, फिर कोई भी इंटरवल 1 से 5 वो वाला नहीं ले सकते अपन, क्योंकि उसमें यदि आएगा तो मैं कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाऊंगा उस वाले में। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। आई बात समझ में? तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए f डैश x 0 आ गया, तो इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा? ये वाला आ जाएगा ना कि f डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर एटलीस्ट ट्वाइस इन 1 to 5। 2 बार कम से कम 0 हो सकता है। एक C1 के लिए 0 होगा और एक C2 के लिए 0 होगा। एक C1 के लिए 0 होगा और एक C2 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, f डैश C1 0 और f डैश C2 0। C1 के लिए 0 हो जाएगा और C2 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्या करें? मान लेते हैं कि f डैश C1 0 हो रहा है। अब समझना, देखो बेटा ध्यान से, f डैश C1 0 हो रहा है और f डैश C2 0 हो रहा है। अब यदि मैं एक फंक्शन मान लूं y इज इक्वल्स टू f डैश x, अब यदि मैं एक फंक्शन मान लूं y इज इक्वल्स टू f डैश x, तो f डैश x भी डिफरेंशिएबल होगा। आप बोलोगे क्यों होगा f डैश x डिफरेंशिएबल? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये हुआ कि f डैश भी निकल सकता है और f डबल डैश भी निकल सकता है। तो इसलिए f डैश x डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, और f डैश x यदि डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस तो होगा ही सही। तो f डैश x कंटिन्यूअस, f डैश x डिफरेंशिएबल, f डैश x कंटिन्यूअस, f डैश x डिफरेंशिएबल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि f डैश C1 बराबर f डैश C2 भी बोल सकते हैं ना, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब C1 से C2 में रोल्स थ्योरम लग जाएगा। C1 से C2 में रोल्स थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, किस में लगेगा? इसमें fx में या f डैश x में? C1 से C2 में रोल्स थ्योरम किस में लगा? fx में लगा कि f डैश x में लगा? किस में लगा? fx में लगा कि f डैश x f डैश x में लगा? तो there will be at least one value for which f double dash x equals to 0 in C1 to C2। C1 से C2 के बीच में कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पे f डबल डैश x इक्वल्स टू 0 होगा। और C1 से C2 जो इंटरवल बन रहा है वो एक तरह से 1 से 5 के बीच का इंटरवल है ना भाई। C1 की जो वैल्यू 1 से 3 है, C2 की वैल्यू 3 से 5 है, तो C1 से C2 मतलब 1 से 5 के बीच का इंटरवल हुआ ना। तो एक ये वाला ऑप्शन भी सही आ जाएगा कि f डबल डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू 1 to 5। अब आप 1 to 5 आप बोलोगे अपन ने तो C1 से C2 निकाला। अपन ने जो C1 से C2 निकाला है वो बेसिकली मतलब यूं समझो, आप देखो यूं समझना कि लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। C1 इसके बीच में कहीं पर आ रहा है, C2 इसके बीच में कहीं पे आ रहा है। तो यदि आप C1 से C2 का जो इंटरवल बोलोगे तो वो एक तरह से 1 से 5 के बीच के इंटरवल का ही सब पार्ट हुआ ना, उससे छोटा ही हुआ ना, उससे बड़ा तो नहीं हुआ, उससे बड़ा तो नहीं हुआ। तो जो वैल्यू C1 से C2 के बीच में आएगी वो 1 से लेके 5 के बीच में भी आएगी। तो यदि आप C1 से C2 के बीच में रोल्स थ्योरम लगा रहे हो तो 1 से 5 लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है अब डबल डैश x के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये C वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चों, आ गई कि नहीं बात समझ में? तो इस तरह से 2 बार भी रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। f डैश पे लगाई, f डबल डैश पे लगाई, एक ही फंक्शन पे अलग अलग इंटरवल पे अपन लगा सकते हैं। पॉइंट मतलब वो है समझने वाला
है ना, इसे तीन तीन बार लगा सकते क्या रोल्स थ्योरम? तीन बार? हाँ लग सकती है ना, इतनी बार। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन में मैं एफ डबल डैश की जगह इसको ट्वाइस की जगह थ्राइस डिफरेंशिएबल दे देता, तो जैसे अपन ने C1 C2 से एफ डैश लगा के एफ डबल डैश का कंक्लूजन निकाला, बिल्कुल ऐसी एफ डबल डैश से एफ ट्रिपल डैश का भी कंक्लूजन निकाल सकते थे, वो भी लग सकता है अपने पास। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट अपन लेते हैं एलएमबीटी। एलएमबीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमबीटी। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, कि एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी में, तो फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। सेकेंड, fx is differentiable, fx is differentiable in open interval a to b। ठीक है, क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल a से लेके b में डिफरेंशिएबल। ठीक है, बस इसमें दो ही कंडीशन है, इसमें f of a is equals to f of b नहीं लगाना, fx कंटिन्यूस हो गया, fx डिफरेंशिएबल हो गया, इसमें f of a equals to f of b नहीं लगाना। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, देन there will be at least one value of x in belongs to a to b, x equals to c, such that f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. There will be at least one value of x in a to b, x equals to c, such that f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें आपको केवल कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देयर विल बी एटलीस्ट वन वैल्यू, उसमें जो f dash x 0 करा, इनफैक्ट है ना, आप ध्यान से देखो तो इसी में यदि आप रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन ऐड कर दोगे तो ये रोल्स थ्योरम बन जाएगा। भाई थर्ड कंडीशन क्या थी आपके पास, रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन क्या थी, f of a equals to f of b था ना। थर्ड कंडीशन क्या थी, f of a equals to f of b। तो f of a f of b लगाओगे, यदि थर्ड कंडीशन लिख दूं तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा मेरे पास, तो उसमें f dash c equals to 0 वाली कंडीशन आ जाएगी अपने पास। ठीक है, अब ग्राफिकली इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ग्राफिकली इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि मैं ये बोलता हूं कि लेट्स से a से लेकर b तक में fx जो है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, मतलब ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो, ग्राफ कंटिन्यूअस चले, कहीं पर ब्रेक नहीं हो, डिफरेंशिएबल है, कहीं पे शार्प एज नहीं आना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं अपना ग्राफ बन रहा है ऐसा, ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है। ठीक है,
एफ डैश सी का मतलब क्या होता है? एफ डैश सी का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू सी। एक्स इक्वल्स टू सी पे टेंजेंट का स्लोप। यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो वैल्यू है, यदि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a एफ ऑफ a और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे b एफ ऑफ b। तो आपको एक फॉर्मूला याद है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये होगा y2 माइनस y1। यस सर, यस सर। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? एफ डैश सी क्या हुआ? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू सी। ये क्या हुआ? स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप है। और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि यदि दो लाइंस का स्लोप सेम होता है तो वो लाइंस कैसी होती है? दो लाइन का स्लोप पैरेलल। बोथ लाइंस पैरेलल होती है। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां के बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जिसपे यदि मैं टेंजेंट बनाऊं, दैट इज सी। तो यदि उस सी पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो इसके पैरेलल आएगा। टेंजेंट का स्लोप इसके इक्वल आएगा। टेंजेंट का स्लोप इसके इक्वल आने का मतलब वहां पे टेंजेंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल पैरेलल। हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ एलएमबीटी। ठीक है। और मैथमेटिकली देखो, अच्छा इसमें एक अच्छी बात ये होती है मैथमेटिकली, ये आपको केवल दो ही कंडीशन की जरूरत पड़ती है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो इसलिए यदि आपको वो डिफरेंशिएबल भी बोल दे, बस उसने ये लिख दिया fx इज डिफरेंशिएबल, मतलब आप एलएमबीटी लग सकती है। उसने इतना सा भी बोल दिया कि fx इज डिफरेंशिएबल, तो भी अब एलएमबीटी लग सकती है, क्योंकि डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस हो ही गया और मुझे और किसी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। सर वो LA, सर LA क्या लिखा है वो फुल फॉर्म सर? लैग्रांज, LM। लैग्रांज, LAGRANGE, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। और इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल में तो आप किसी भी इंटरवल में लगा सकते हैं, ये पॉइंट लिख भी लो। ठीक है। इन पॉलिनोमियल LMVT can be applicable in polynomial LMVT can be applicable in any interval। हर इंटरवल में LMVT लग जाएगा। ठीक है। लिख लिया? ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है ना। अपन इस पे प्रॉब्लम्स फिर नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ। सर तो आपसे इसी टाइम पे लगा था ना क्लास? क्या इसी टाइम पे लगा लेना क्लास आपसे 2:30 बजे। कितने कम आए? काफी बच्चों का मतलब सर वो अब आना चालू कर देंगे सर, आप एक बार कह देंगे तो। अभी ऐसे उन्होंने टेम्पररी सोचा इसलिए नहीं आए वो लोग, टेम्पररी है आज के लिए। चलो तो बीच में एक आध करते रहेंगे तो फिर एक आध वीक बाद कंटिन्यू कर लेंगे ऐसे ही।
यस सर। अगले वीक में भी एक आध बार कर लेंगे तो फिर देख लेंगे, बोल देंगे, फिर सही रहेगा तो कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, है ना? यस सर। ठीक है, चलो आपके भी है ऐसी क्या क्लास? एंड कर रहा अभी हूँ, आप भी पढ़ाते क्या? कर लेना 10 मिनट बाद, है ना? मैं अभी एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लेना। यस सर।